मैं आशुतोष शर्मा हूँ। मैं आईआईटी कानपुर में मैंने बीटेक किया था 1982 में। उसके बाद मैं 8 साल यूएस में रहा जहाँ पीएचडी की। उसके बाद मैंने वहाँ पर टीचिंग की 3 साल के लिए स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में, बफलो में। उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर ज्वाइन किया 1990 में और करीब 25 साल तक मैं वहाँ पर प्रोफेसर रहा, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट रहा और भी बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे रहा। जनवरी 2015 से लेकर अगस्त 31 2021 मतलब पिछले महीने, इन 80 महीनों में मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहा। तो इस समय में पहले मेरा जो बैकग्राउंड था वो रिसर्च, टीचिंग और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में, जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें था, पढ़ने पढ़ाने में था। उसके बाद इन 6 साल 8 महीनों में यहाँ पर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया, जो कि साइंस एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे पूरे देश के लिए। हमें कई लोग समझते हैं कि सिर्फ सिविल सर्वेंट और ख़ासकर आईएएस होते हैं, वही सेक्रेटरी बनते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जो हमारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें। लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिसमें कि लोग जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है उस एरिया के अंदर, जैसे कि साइंटिफिक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसमें जो साइंटिस्ट होते हैं, कैरियर साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं, या फिर वो उसी मिनिस्ट्री में जो साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं वो आगे बढ़ते बढ़ते सेक्रेटरी बन सकते हैं। अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में करीब 90 सेक्रेटरी होते हैं, 90 से थोड़े ज़्यादा ही हैं। उसमें करीब 15 या ऐसे हैं सेक्रेटरी जिनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड डोमेन बैकग्राउंड है। जिस मिनिस्ट्री में वो काम करते हैं उसकी जो थीम है, उसका जो डोमेन है, उसमें वो कार्य कर चुके हैं काफ़ी दशकों तक। तो कई लोग पूछते हैं कि सेक्रेटरी का क्या जॉब होता है, उनका क्या कार्य होता है, उन्हें क्या करना होता है। तो सेक्रेटरी जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है हर तरह की चीज़, उसके अंदर प्रमोशंस हैं, उसमें रिक्रूटमेंट है, उसमें एक बहुत बड़ा काम होता है कि नए आइडियाज़ लाकर नई पॉलिसीज़ बनाना और उनको लागू भी करना। तो क्योंकि जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर हमने पिछले साल कोविड का समय था, लेकिन उसको पूरी तरह से यूज़ करते हुए एक नई साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की पॉलिसी बनाई, STIP 2021, जो बहुत जल्दी ही रिलीज़ होगी। तो पॉलिसी जो मैटर्स होते हैं उसमें सेक्रेटरी का अहम रोल रहता है। उसके अलावा सेक्रेटरी प्रिंसिपल एडवाइज़र है मिनिस्टर के लिए। तो चाहे वो पॉलिसी से संबंधित चीज़ें हों, चाहे कुछ जो मेजर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जिस भी तरह की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए मंत्री को, वो सेक्रेटरी उनको बताते हैं। इसी तरह से एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है हर डिपार्टमेंट के लिए। तो सेक्रेटरी उनके साथ इंटरफेस करते हैं, उनको बताते हैं कि डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल नीड्स क्या हैं। इसी तरह से दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ कार्य करने के लिए ये सेक्रेटरी का एक बड़ा कार्य होता है, कोऑर्डिनेशन। तो सेक्रेटरी को अपने डिपार्टमेंट के बारे में हर तरह की चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना अपना डोमेन संभालते हैं, लेकिन पूरी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन जिस व्यक्ति को होती है वो सेक्रेटरी होता है। तो उनको कोऑर्डिनेशन का रोल है बड़ा। उसके बाहर जैसे कि हम बाहर दूसरी मिनिस्ट्रीज़ के साथ कार्य करते हैं, तो उसको इंटरफेस करने के लिए सेक्रेटरी का बहुत रोल है। इसी तरह से सेक्रेटरी इंटरफेस करता है पीएमओ के साथ, सेक्रेटरी इंटरफेस करता है नीति आयोग के साथ, और भी जो संस्थाएं हैं जहां पर हर डिपार्टमेंट का जुड़ाव होता है।
उन सब का कार्य सेक्रेटरी देखता है। उसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी से इंटरफेस करता है सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरीट से, पीएमओ से। तो बाहर की जो पूरी दुनिया है आपके डिपार्टमेंट के बाहर की, उनके साथ तालमेल बिठाना, उनके साथ मिलके कार्य करना, पॉलिसीज़ बनाना, ये सब कार्य सेक्रेटरी का है। उसके अलावा सेक्रेटरी के फाइनेंशियल हेड भी होता है डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, फाइनेंशियल हेड, और भी सारे जो मामले हैं चाहे विजिलेंस से संबंधित हो, इन सभी का कार्य देखना होता है। उसके अलावा जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी है, उसमें सेक्रेटरी डोमेन एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। तो उसमें हमें नए आइडिया क्या चाहिए साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, उनको कार्यों में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, हमारी क्या क्या कमजोरियां हैं साइंस टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, इनोवेशन में, इन सब को समझते हुए उसके लिए नए क्या प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, उसमें कितना बजट की ज़रूरत है, इन सब को देखना होता है। ये देखना होता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है साइंस और टेक्नोलॉजी में, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके द्वारा ह्यूमन रिसोर्स कैसे पैदा किए जाएं, किस किस स्तर पे हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होगी, किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ विकसित होंगी और इन टेक्नोलॉजीज़ को कमर्शलाइज कैसे किया जाएगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं उसके अंदर सेक्रेटरी का योगदान रहना ज़रूरी है, क्योंकि सेक्रेटरी जैसा मैंने कहा कि वो डोमेन एक्सपर्ट होता है साइंस टेक्नोलॉजी में। दूसरी चीज़ जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में अहम है कि न केवल हम साइंस नए खोज करें, नए शोध करें, लेकिन उन शोधों को हम कुछ जो शोध होते हैं उनको तकनीकी या प्रोडक्ट में भी परिवर्तित किया जा सकता है, और फिर उस जो प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी है उसको मार्केट और इंडस्ट्री और सोसाइटी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनोवेशन जिसको कहते हैं, कुछ स्टार्टअप हैं। इंडिया पूरे वर्ल्ड में नंबर 3 पर है नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स में, और बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सारा गवर्नमेंट का सहयोग मिल रहा है। तो वो जो कार्य है इनोवेशन का, स्टार्टअप का, वो भी सेक्रेटरी और जो ऑफिशियल्स हैं उनको देखना होता है कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो ग्लोबल है, तो वो सिर्फ भारत तक की सीमित नहीं है। तो इसमें हमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके जो बेस्ट ऑफ साइंस है, जो बेस्ट ऑफ साइंटिस्ट हैं, उनको भी भारत लाना होता है। उसके लिए हमारा बहुत एक्टिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप हैं करीब 80 कंट्रीज़ के साथ, उसमें से 40 से ज़्यादा बहुत एक्टिव हैं। उसमें से 3 के तो अलग सेंटर ही हैं। तो वो सेंटर हैं इंडो यूएस फोरम, इंडो जर्मन सेंटर, इंडो फ्रेंच सेंटर। इस तरह से तो जो आदान प्रदान होता है साइंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में, हमारे साइंटिस्ट का, हमारे स्टूडेंट्स का, हमारी टेक्नोलॉजीज़ का, तो उसमें जो जॉइंट कमिटीज़ होती हैं एपेक्स लेवल की, वो भी सेक्रेटरी उसको चेयर करते हैं। तो इस तरह से न केवल हमें यहाँ का पता रहता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर यही पता रहता है कि ग्लोबली क्या बेंचमार्क हैं, दूसरे देश क्या कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, और उनको हम किस तरह से हमारे यहाँ पर लाकर उनको इम्प्लीमेंट करें जो अच्छे विचार हैं वहाँ के। तो ये बहुत मल्टी डायमेंशनल काम है सेक्रेटरी का। और सेक्रेटरी जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत बहुआयामी इसके अंदर कार्य है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर फेलोशिप्स हैं, स्कीम्स हैं जो इसकी कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल जो कनेक्ट हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, और सभी तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर जो होता है इन सब को देखना होता है। और स्पेशली फ्यूचर के बारे में कंट्री कैसे पूरी तैयारी रखे अभी, ये सब कार्य है। और पॉलिसी मेकिंग। सो वी टॉक्ड अबाउट
द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सेक्रेटरी, अभी तक हमने इस बारे में चर्चा की। अभी देखें कि उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, किस तरह के कार्य करने होते हैं। तो इसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस एक तो ये है कि बहुत सारा कार्य होता है, तो उसका जो कार्य का वर्क मैनेजमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किस तरह के कार्य होते हैं, उनकी जो नेचर है वर्क की, वो भी बहुत अलग अलग तरह की है। तो ऐसा भी होता है कि हर 5 मिनट में 10 मिनट में जो नेचर ऑफ वर्क है वो चेंज हो रही है। तो जैसे कि मतलब कि अभी आप कुछ अलग तरह से सोच रहे हैं, फिर सडनली गियर को चेंज करना होगा और दूसरे गियर में जाना होगा, फिर वापस रिवर्स करना होगा। तो ये जो कांस्टेंट चेंज, नेगोशिएटिंग चेंज कॉन्स्टेंटली, और उसमें बहुत सारा कार्य होता है। जनरली जैसे कि है, अगर सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक करीब समझिए 12 घंटे रोज़ का कार्य तो होता ही है। उसके अंदर बहुत डेंस होता है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार ऑफिस में बैठ गए तो फिर मतलब कि 10-15 मिनट बाद ही कोई दूसरा कार्य आएगा। जैसे कि करीब हमारे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी करीब 100 फाइल्स और मैसेजेस और जो कार्य करने हैं रोज़ के देखता होगा, तो उन पे क्या क्या निर्णय लेने हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी मनी रिलीज़ करनी है वगैरह, तो करीब 100 फाइलें रोज़ की आराम से हो जाती हैं। तो आप समझिए कि उसमें कितना समय लगेगा। उसके अलावा उन चीज़ों को समझना, हर फाइल को समझने के लिए नहीं होती, लेकिन उसमें से कुछ होंगी 20% जिसमें कि उसका बैकग्राउंड देखना होगा, उसको समझना होगा, उसमें किस तरह के एक्शन की ज़रूरत है और वो एक्शन कौन करेगा, इन सब को समझना होगा। अच्छा, इसके अलावा कम से कम रोज़ दिन में 3 मीटिंग, मेजर 3 मीटिंग होगी। उसमें से 3 या 4, उसमें से 1-2 इंटरनल मीटिंग, उसमें से बाकी मीटिंग्स बाहर की किसी और मिनिस्ट्री में या कैबिनेट सेक्रेटरीट में या पीएमओ में या नीति आयोग में। तो ये सारा जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है उसमें ये भी समझना होगा, क्योंकि इन मीटिंग्स के अंदर ये डिसाइड होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसमें डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहेगा, वहाँ उसमें क्या एक्टिविटी पहले से हो रही हैं, उसको कैसे आगे। तो इसमें जो आपका जो इसमें पृष्ठभूमि है, इसमें जो बैकग्राउंड है, हर चीज़ को समझना, फ्रॉम एटम्स टू एस्ट्रोफिज़िक्स एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, चाहे अब वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वाटर प्यूरिफिकेशन हो, चाहे बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हो, नए साइंस हो, पुरानी साइंस हो, उन सभी में कुछ ना कुछ आपको समझना होगा कि उसका क्या उद्देश्य है, उसमें क्या कार्य हो रहा है, उसमें क्या आगे कार्य की ज़रूरत है, और वो मिलजुल के सब लोगों से वो आगे कैसे बढ़ेगा। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं, जैसे मैंने बताया, उसमें भी बहुत उसका कार्य इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो कोर्ट केसेस हों, चाहे वो रिक्रूटमेंट प्रमोशंस हों, चाहे सभी तरह की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर होते हैं उन पे कार्य करना। तो इसमें ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर नॉलेज तक ये दोनों अलग अलग तरह के पहलू हैं। तो एक चैलेंज ये है कि न केवल एडमिनिस्ट्रेशन समझना बट नॉलेज को भी समझना साइंस और टेक्नोलॉजी में, और हर तरह की नॉलेज, क्योंकि जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो जनरली, जैसे मैं साइंटिस्ट था और अब भी हूँ, तो जैसे मेरा एरिया था नैनो टेक्नोलॉजी, और जो भी एरिया है तो वो तो हम अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें सभी एरियाज़ की बहुत अच्छी डीप नॉलेज होनी चाहिए इसको इस तरह का कार्य करने के लिए। तो ये चैलेंजेस हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट, अबाउट जगलिंग बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉलेज in areas of science, technology and so on, different kind of meetings, different nature, toggling between different nature of work very frequently during a day, and lot of tasks that have to be done and completed. At the same time, interface with the minister in like outside interfaces, like I said, of course minister is within the ministry, but also outside interfaces and as the help may be required. लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी एक वर्टिकल नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल है। तो चाहे आप रोड बना रहे हो, चाहे पानी साफ़ कर रहे हो, तो सभी में साइंस और टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। तो इस तरह से जो इसका साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत व्यापक है,
वो खाली इसके अंदर एक नैरो डोमेन के अंदर सिमटा हुआ नहीं है। तो ये इसका एक अलग चैलेंज होता है कि आपके जो लोग हैं, आपके पास पर्याप्त लोग हैं जो हर चीज़ को समझकर उसको आगे ले जा सकते हैं। इसी तरह हमें हमारा जो स्टेक होल्डर बेस है कंट्री में वो बहुत लार्ज है। तो जैसे कि उसके अंदर स्कूली बच्चे भी होंगे, उसमें कॉलेज के लोग भी होंगे, उसमें सीनियर साइंटिस्ट भी होंगे, उसमें यूनिवर्सिटी हैं, IITs हैं, उनकी मदद करना प्रोजेक्ट्स के अंदर। उसके अंदर जो ग्रास रूट्स इनोवेटर और इनोवेशन है वो भी हैं, उसमें विमेन साइंटिस्ट हैं, उसके अंदर इंटरनेशनल कनेक्ट हैं, उसके अंदर जनरली सोसाइटल कनेक्ट हैं। तो ये जो स्टेक होल्डर बेस है वो बहुत व्यापक है, वो बहुत बड़ा है। तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है कि सब हमें सिर्फ एक तरह के लोगों से ही डील नहीं करना, हमें हर तरह के लोगों से डील करना है, उनकी समस्याएं समझनी हैं और उनके सलूशन आगे लाने हैं। फिर उसके अलावा दूसरे चैलेंजेस जो हैं वो कि हमने कोई नई स्कीम बनाई, बड़ी कोई मिशन बनाया, तो अगर आप ये समझें कि इन सब के लिए जो बजट की ज़रूरत होगी, एक्स्ट्रा बजट की ज़रूरत होगी, उसके लिए हमें डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ कार्य करना होगा, नीति आयोग के साथ कार्य करना होगा, PMO के साथ सभी लोगों से। तो ये जो सब कार्य है, आपको न केवल आपको कन्विंस होना ज़रूरी है, लेकिन सभी लोगों को इसमें कन्विंस होना ज़रूरी है कि ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ चैलेंजेस फॉर गेटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इज़ पार्ट ऑफ प्लानिंग, नो मैटर व्हाट यू डू। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सेक्रेटरी हो सकता है कि कुछ ज़्यादा चैलेंजेस, नंबर ऑफ चैलेंजेस में बी हायर, डाइवर्सिटी ऑफ चैलेंजेस में बी मोर एंड सो ऑन, लेकिन ये हमें सभी की ज़िंदगी के अंदर ये बात बहुत अहम है। तो कई बार लोग मुझसे पूछते थे जब मैं पहले आया था कि आपका इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो यहाँ आके आपको कैसा लग रहा है या आपको क्या डिफ़िकल्टी आती है ये नई तरह की जॉब करने में। तो मैं उनको हरदम समझाया, देखिए ऐसा है कि जो हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है, वो हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए, और मेरी ऐसी ही थी कि हम कोई भी नई चीज़ बहुत तेज़ी से सीख सकें। कि मुझे करीब 3 से 6 महीने लगे पूरा कार्य समझने में इस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी का। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो बहुत पहलू हैं, क्योंकि बड़ी डिपार्टमेंट होने से बहुत तरह तरह के कार्य होते हैं, बहुत विविधता वाले कार्य होते हैं और पूरे देश में होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैकग्राउंड न होने से अगर इसमें क्या बाधाएं आती हैं, निसंदेह इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि अगर आप में सीखने की कला हो, आपने सीखने का साइंस हो, तो उसको बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और किया जा सकता है। ये समस्या केवल सिर्फ ऑफ कोर्स साइंटिस्ट से यहाँ पर काफ़ी बड़ा गैप है, लेकिन और मिनिस्ट्री में भी अगर हम एक मिनिस्ट्री से दूसरी में जाएं तो उसमें भी कुछ समय लगेगा, क्योंकि एक तो ये समझने के लिए कि उसका क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, वहाँ क्या प्रोसेस हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसका स्टेक होल्डर बेस क्या है, उसके बेनिफिशरीज कौन हैं, ये सब चीज़ें समझना कोई भी चाहे एडमिनिस्ट्रेटर भी हो, लेकिन नए डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उनको भी कुछ समय लगेगा इन सबको समझने में। अच्छा, DST का जो स्ट्रक्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर एक जैसा सभी मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो कभी ऐसा होता है, अलग अलग इसके मॉडल हैं, अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं और स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, तो कुछ कुछ कार्य वो डिवाइड कर सकते हैं।
या ये भी हो सकता है कि सभी फाइल्स दोनों मिनिस्टर सभी चीज़ों पे दोनों मिनिस्टर देखें, पर ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा कार्य को विभाजित कर लें। उसके अलावा उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो सेक्रेटरी होता है। उसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी कि क्या क्या कार्य बेसिकली सभी तरह से सेक्रेटरी हैज़ ऑल दीज पावर्स एक्सेप्ट व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू कैबिनेट। तो ऐसे कैबिनेट नोट है वगैरह है वो मिनिस्टर के द्वारा भेजे जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मिनिस्टर के द्वारा जाती हैं, बाकी सभी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो सेक्रेटरी के लेवल पर होती हैं। तो सेक्रेटरी हैज़ ऑल दोज पावर्स। उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें करीब 3 तरह के विभाग होते हैं। एक तो साइंटिफिक विभाग। तो साइंटिफिक विभाग तो ऑब्वियस है क्योंकि साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो जो उसके अंदर साइंटिफिक ऑफिसर होते हैं उनको इस तरह का होता है साइंटिस्ट B, C, D, E, F, G, H। तो ये अलग अलग वो हैं। साइंटिस्ट B से शुरू करते हैं या C से शुरू कर सकते हैं आफ्टर PhD। तो ये रिक्रूटमेंट होता है थ्रू DST ओनली। सो देयर इज़ ए एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट इज़ नॉट थ्रू UPSC। तो इसका कारण ये है कि हम PhD के बाद लेते हैं ज़्यादातर, तो उसके अंदर डोमेन एक्सपर्ट जो होते हैं उनको समझना कि वो कितने अच्छे हैं अपने साइंस के अंदर, तो वो हम डिसाइड करते हैं। तो इसके अंदर फिर इसमें टाइम बाउंड प्रमोशन होते हैं करीब, तो B, C, D से चालू करके फिर साइंटिस्ट H तक। तो जनरली साइंटिस्ट H इज़ कॉल्ड सीनियर एडवाइज़र एंड इट हैज़ द सेम लेवल एज एडिशनल सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साइंटिस्ट H तो वो मतलब जो साइंटिफिक डिवीज़न है उसमें सबसे हाई पोस्ट होती है साइंटिस्ट H, और वो एडिशनल सेक्रेटरी के इक्वलेंट है इन टर्म्स ऑफ पे एंड दोज थिंग्स। सिमिलरली साइंटिस्ट G जो H के नीचे होते हैं इज़ इक्वलेंट टू जॉइंट सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सिमिलरली यू कैन मैप ऑल ऑफ दीज। अच्छा, तो ज़्यादातर हमारे जो ऑफिसर हैं वो साइंटिफिक ऑफिसर हैं, मतलब नंबर्स अगर देखें तो वो ज़्यादा हैं। दूसरा जो डिवीज़न है वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये सभी कार्य आते हैं जैसे कि प्रमोशन सही टाइम पर, रिक्रूटमेंट, टेकिंग केयर ऑफ द स्टेट, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, और जो जैसे कैबिनेट नोट्स वगैरह बनाना है। तो इस तरह के सारे कार्य जो एडमिनिस्ट्रेशन और भी मिनिस्ट्रीज़ में करते हैं वो यहाँ भी करते हैं। तो उसके लिए जॉइंट सेक्रेटरी हो सकते हैं, उसके लिए एडिशनल सेक्रेटरी भी हो सकता है। अभी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 जॉइंट सेक्रेटरी हैं। तो एक जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रही हैं, दूसरे जॉइंट सेक्रेटरी सर्वे ऑफ इंडिया एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस का कार्य देख रहे हैं। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन दूसरी चीज़ है जो मैं बताना भूल गया था। तो DST के अंदर करीब 25 साइंटिफिक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत फेमस भी हैं। जैसे एक है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इन बेंगलोर। उनका नेचर ने एक सर्वे किया था। नेचर एक मैगज़ीन है बहुत जानी मानी इन साइंस में। तो उनके सर्वे पाया गया था कि उनकी जो साइंटिफिक क्वालिटी है उनके वर्क की वो दुनिया में टॉप 10 में आती है। So a lot of people don't know about this, that we have such great scientists and great scientific institutions. तो ये सब DST के भाग हैं, तो हम उन्हें सपोर्ट करते हैं इसके लिए। तो उनको भी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये सब कार्य उनके डायरेक्टर जो अपॉइंट होते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब कार्य डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा देखे जाते हैं। फिर तीसरा जो डिवीज़न है वो हर मिनिस्ट्री में होता है, वो है इंटरनल फाइनेंस डिवीज़न। तो वो ये देखते हैं कि ड्यू डिलीजेंस हो हर फाइल पे। हम जब किसी को पैसा रिलीज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, चाहे इंस्टीट्यूट को, तो वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उसको प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो,
तो ये सब चीज़ें देखने के लिए फाइनेंस डिवीज़न होता है, दैट इज़ अभी हेडेड बाय एन एडिशनल सेक्रेटरी। और वो पूरा उसमें विभाग होता है, उसमें डायरेक्टर हैं, जैसे अंडर सेक्रेटरी हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं वगैरह। तो अगर वो नीचे जाएं वहाँ से एडिशनल सेक्रेटरी, देन जॉइंट सेक्रेटरी, उनके नीचे होते हैं डायरेक्टर लेवल और डिप्टी सेक्रेटरी, and then under secretary, and then you have section officers, right, and additional section officers and so on. So it's exactly the same kind of chain that you would have in any other ministry, and similar kind of functions, except that ये जो function है to look into science and technology and innovation, that is done by scientific officers. तो अच्छा, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है और जो फाइनेंस डिवीज़न है उसमें जो ऑफिसर्स होते हैं वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो वो किसी भी सिविल सर्विस से आ सकते हैं, जैसा कि और भी मिनिस्ट्रीज़ में होता है। कभी कभी हम प्रेफर करते हैं कि अगर उसमें भी, जैसे हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनमें भी कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी का पहले इस कॉलेज में बैकग्राउंड हुआ हो तो वो ठीक है, लेकिन वो असेंशियल नहीं है। जैसे कि अभी हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आईआईटी में बीटेक किया था और अभी वो सर्वे ऑफ इंडिया का कार्य देख रहे हैं, जिसमें कुछ टेक्निकल कार्य भी है। तो अगर वो बैकग्राउंड है अगर एजुकेशन में तो अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है। जनरली सेक्रेटरी का डे टू डे शेड्यूल क्या रहता है, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो जनरली सेक्रेटरी का डे होता है काफ़ी बिज़ी रहता है सभी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। मेरा जो एक्सपीरियंस है कि करीब 12 घंटे का रोज़ का कार्य तो पूरा होता ही है। उसके बाद भी कार्य आ सकते हैं, जैसे अगर घर आ गए, डिनर किया, उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ अगले दिन के कार्य और उनके बारे में क्या क्या मीटिंग है कल, उनके बारे में प्रिपेयर करना वगैरह। तो वो एक तरह से चलता ही रहता है कार्य, कहीं बंद नहीं होता। और मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊं, पिछले 6 सालों के अंदर मैंने करीब 400 से ज़्यादा, 400 या करीब होता है 500 जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, मीटिंग्स हैं, इवेंट्स होते हैं, उसमें चीफ गेस्ट वगैरह, उसमें जो स्पीच देनी होती हैं, इसमें भाग लिया होगा। अब इसके अंदर हर तरह की चीज़ है। कोई जो फंक्शन है, इवेंट है, वो हो सकता है इनोवेशन और स्टार्टअप पे हो, कुछ उसके अंदर हो सकता है कि वाटर के ऊपर हो, कुछ एनर्जी के ऊपर हो, कुछ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हर, और कुछ है जो इक्विटी एंड इक्वलिटी फॉर विमेन साइंटिस्ट। तो जितनी तरह की चीज़ आप सोच सकते हैं जो साइंस से इम्पैक्ट होती हैं, उसमें उसके बारे में हर तरह की नॉलेज होना और उसको प्रेजेंट करना, तो उसके लिए भी थोड़े समय की ज़रूरत होती है। उसमें समय की ज़रूरत होती है कि क्या समस्याएं हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं। तो एक तरह से ये आप ये समझिए कि जैसे चाहे आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उसमें भी थोड़ा समय की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके अलावा जैसे मैंने बताया करीब 100 फाइल रोज़ की हो जाएंगी, उसके अलावा 3-4 मीटिंग, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल हो जाएंगी। उसके अलावा ये कुछ सोचना कि आगे क्या करना है, और ये जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस का, सर्वे ऑफ इंडिया का, एंड सो ऑन। सो बेसिकली योर एक्स्ट्रा कनेक्ट विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। तो ये सब देखते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि कभी कभी मैं पानी पीना भूल जाता था ऑफिस के अंदर, और मुझे याद आया 2 घंटे बाद कि मेरा गला सूख रहा है, और कभी कभी सांस नहीं ली, तो क्योंकि बहुत वो चलता ही रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो एक बार ऑफिस में घुसते ही उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 1 मिनट बीच में फ्री हो जाएगा। कोई मिलने आएगा, कोई बाहर का मिलने आएगा, कोई हमारे ऑफिस से मिलने आएंगे, उनकी कोई समस्या है तो उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ऑफिस है सेक्रेटरी का, वो टोटली गतिमान होता है। उसमें कहीं भी ठहराव नहीं है, उसमें कभी भी समय रुक नहीं जाता। आपकी जो सफलता है अभी तक
दुनिया के अंदर वो कंपटीशन पे आधारित थी। तो जितने एग्ज़ाम क्रैक किए, चाहे वो जेई हो, ये हो, वो उस पर डिपेंड किया कि आप कितने ब्रिलियंट हैं, आपकी क्या आईक्यू है और कितना आपकी मेमोरी है। तो ये इंडिविजुअल सक्सेस थी। लेकिन लाइफ के अंदर इंडिविजुअल सक्सेस का कुछ महत्व है, लेकिन टीम वर्क और कोऑपरेशन का उससे भी ज़्यादा महत्व है। तो ये जो एक तो है मोड ऑफ कंपटीशन, एक है मोड ऑफ कोऑपरेशन। देयर मस्ट बी ए बैलेंस बिटवीन द टू। तो ये जो कंपटीशन इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, लेकिन कोऑपरेशन इज़ व्हाट सॉल्व्स बिग प्रॉब्लम्स। You cannot as a person ever hope to solve a big problem. So one should be grateful for the cooperation, one should always be thankful, one should not be competing with your own team. So these are some basic lessons which are not taught in school or colleges, because they happen after, in the so-called real life, so to say. And so to understand the meaning of teamwork, to drive it forward, with understanding, and finally I would say empathy is very important for success. I define 3 different kind of quotients. So IQ, intelligence quotient, then there is emotional quotient, equally important. I know so many people with little bit what they call failure, they become so depressed. Okay, there is no such thing as failure. Of course there is no such thing as success either, because both of them keep changing. So it is basically developing this sense of equanimity, if you would, right? Dealing both with failure and success. This is so important in life. तो इसके अंदर जो मैं कह रहा था कि मतलब कि फेलियर, तो एक मैं कह रहा था कि इमोशनल कोशेंट है। इमोशनल कोशेंट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैं देखा इवन अच्छे से अच्छे साइंटिस्ट, जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनकी इमोशनल कोशेंट में भी वेरी लो। आई मीन दे फील थ्रेटन्ड वेरी इजीली, एंड दे मे नॉट हैव वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। ऑल ऑफ दैट रिक्वायर्स that we must have good emotional quotient. And the third aspect, I again call it EQ, but another E2Q, which is empathy quotients, right? And you cannot have good teamwork unless you have empathy. Empathy का मतलब ये है कि to put yourself in somebody else's shoes. इसका मतलब कि उनका क्या expectation है, उनकी life में क्या problems है, right? तो हम अपने आप को समझते हैं, हम सोचते हैं कि हमने जो समझा वही सब ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें दूसरे लोगों को समझना, उसी के द्वारा हमको, चाहे आप साइंटिस्ट हो, चाहे आप मैनेजर हो, चाहे आप कुछ भी हो, फैमिली मैन हो, ये सक्सेस के जो 3 रास्ते हैं, इंटेलिजेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड एम्पैथी, वेरी इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ काइंड ऑफ मैसेज that I would like to leave, which we are not taught in school, we are not taught in college, we are not taught anywhere actually. Nobody discusses these things, unfortunately. But what really matters in life are only these things. It's not your curriculum, it's not your grades. ये दूसरी एक लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे ग्रेड हैं, बहुत अच्छी कुछ किया, तो हम बस सक्सेसफुल हो गए. That is not success. That's not, we only starting life then, you see. And what you would do in life later would depend, थोड़ा उस पर डिपेंड करेगा कि आपके क्या ग्रेड थे, लेकिन उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है. आपने एक एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, उसके बाद इसी का महत्व है कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे जॉब में, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अपने आसपास, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी और नेशन को. सो आई थिंक we should think often about these things, because by often thinking about it, by often hearing about it, there we get a better understanding of how to lead a good life and how to contribute. It's been fantastic talking to each one of you. It's been such a huge pleasure and privilege. Also myself thinking about things that I've been talking about, and I wish each one of you the very, very best that life has to offer. Live long and prosper.